गुड इवनिंग मास्टर सभी को। और हमारा रिवीजन सेशन जो चल रहा है यू कैन हील योर लाइफ का, जो बुक हमने पहले पढ़ी, अब उसका चिंतन मनन कर रहे हैं। उसी सीरीज में हम आज थर्ड चैप्टर की ओर हैं। पहले चैप्टर में हमने जाना कि हमारे बिलीफ्स, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, और अभी थर्ड चैप्टर की ओर हमें मास्टर शविता ले चलेंगी। और आप सब भी इस जर्नी के पार्ट बन रहे हो। ये नहीं कि मैंने जो चैप्टर चूज किया सिर्फ उसी के बारे में ही मेरा कंसर्न है। पूरे चैप्टर, जो भी चैप्टर एक मास्टर करता है उसके उसे सुनना, यहाँ हमें पढ़ने का नहीं, सुन रहे हैं। सुन के अपनी आउटपुट आप साथ के साथ सेशन के एंड में हर हालत में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं डॉक्टर गुरपिंदर कौर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ, हमारे स्पीकर का स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू श्वेता। आत्मबंधन सबको। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो मैं थर्ड चैप्टर शुरू कर रही हूँ। जो है कहाँ से आता है यह विचार, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो अभी जो हमने सब देखा कि जहाँ तक हमने अभी पिछले चैप्टर तक हमने यही नोटिस किया, यही पढ़ा कि what we thought, we have shifted through what we thought the problem was. अब हमें देखना है कि what I believe is the real problem. तो ये बिलीव कहाँ से आया है? वी फील वी आर नॉट गुड इनफ एंड देयर इज लैक ऑफ सेल्फ लव। हम सोचते हैं कि 1 सेकेंड, आपको बीच में कोई आवाज भी आ रही है क्या? नहीं, ठीक है। हम महसूस करते हैं कि हम उतने बेहतर नहीं हैं और हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। मैं जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखती हूँ, यदि उसमें कोई समस्या है तो यह सच है। इसलिए चलिए देखते हैं कि यह विचार आया कहाँ से। तो ये जो भी हम सोचते हैं कि ये सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्यों ऐसे थॉट आ रहा है, क्यों मैं सोचती हूँ अपने बारे में कि आई एम नॉट गुड इनफ, देयर इज अ लैक ऑफ सेल्फ लव, तो वो क्यों आ रहा है? सो लेट अस लुक वेयर दिस बिलीफ केम फ्रॉम। How did we go from being a tiny baby who knows the perfection of itself and of life to being a person who has problem and feels unworthy and unlovable? तो जैसे एक छोटा सा शिशु होता है, वो अपने आप को जीवन में प्रति संपूर्ण समझता है। वो कहता है कि वो सोचता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तभी हम समस्याओं से घिर घिर जाते हैं और किसी ना किसी रूप से अपने आप को सोचते हैं कि हम तुच्छ हो गए हैं, हम बहुत छोटा हो गए हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम प्रेम के अयोग्य समझते हैं अपने आप को। तो जो लोग पहले से ही खुद से प्रेम करते हैं वो आगे से अपने आप को खुद से और भी अधिक प्रेम कर सकते हैं। सो दोज हु ऑलरेडी लव देमसेल्व्स, दे कैन लव देमसेल्व्स इवन मोर। जैसे मैम अभी हम ये बुक पढ़ रहे हैं, तो मुझे जब आपने शुरू किया सेल्फ लव, तो मुझे लगा अच्छा मैं तो अपने आप को प्यार करती हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगा नहीं कि मैं अपने आप को प्यार नहीं करती। तो आज मुझे जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी ना, तो मुझे ये आंसर मिला उसका कि ऑलरेडी जो अपने आप को प्यार करते हैं वो अपने आप को और भी ज्यादा प्यार कर सकते हैं। तो मतलब वही मुझे शुरू में ऐसे लगा कि सेल्फ लव, मैंने बोला नहीं, मैं तो अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही अच्छी लगती हूँ मुझे अपने आप को। मेरे को लगता नहीं है कि मुझे कोई कुछ बोलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीती हूँ। तो अब मुझे इसका बहुत अच्छा लगा कि पीपल हु ऑलरेडी लव देमसेल्फ दे कैन लव देमसेल्व्स मोर। और थिंक ऑफ अ रोज फ्रॉम द टाइम इट इज अ टाइनी बर्ड। तो जैसे एक छोटा सा गुलाब होता है, बिल्कुल छोटी सी कली होती है, और वो धीरे धीरे फूल बनता है और अंतिम पंखुड़ी गिरने तक हमेशा वो खूबसूरत, हमेशा संपूर्ण और हमेशा परिवर्तनशील होता है। यही हमारे साथ होता है। हम हमेशा वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन विद द अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड नॉलेज वी हैव। तो हम हमेशा संपूर्ण, हमेशा खूबसूरत और सदैव परिवर्तनशील होते हैं।
हम अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे हम और अधिक समझ, जागरूकता व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो हम अपने कार्यों को कुछ अलग प्रकार से करेंगे। सो एज वी गेन मोर अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड नॉलेज, देन वी विल डू थिंग्स डिफरेंटली। तो जैसे जैसे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, हमें अवेयरनेस होगी, हमें ज़्यादा नॉलेज होगी और अंडरस्टैंडिंग होगी। 1 सेकेंड। तो हम चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना शुरू कर देंगे। अब हमें क्या है, मेंटल हाउस क्लीनिंग, मानसिक शुद्धिकरण, वो हम कैसे कर सकते हैं अपने आप में। इट इज टाइम टू एग्जामिन अवर पास्ट अ बिट मोर, टू टेक अ लुक एट सम ऑफ द बिलीव्स दैट हैव बीन रनिंग अस। तो हमारा जो बिलीफ है, हमें अपने बिलीफ को ही चेंज करना है। और वो हम कैसे करेंगे, मेंटल हाउस क्लीनिंग से। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपनी मेंटल क्लीनिंग भी करनी होती है। Some people find this part of cleansing process very painful, but it need not to be. We must look at what is there before we can clean it out. तो हमें, कई लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है ये कार्य करना, कि अपने आप को क्लीन करना, अपनी मेंटल सफाई करनी। बट ऐसा जरूरी नहीं है। सफाई करने से पहले हमें बस ये देखना है कि हमारा बिलीफ क्या था, हमें क्या क्लीन करना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई रूम क्लीन करा, उसको सामान को इधर उठाया उधर उठाया, और फिर जैसे हम देखते हैं कि कई चीजें हमें रखनी होती हैं, तो हम उसको क्लीन करके रख देते हैं। और कई, जैसे सम थिंग्स दैट यू विल सी दे नीड रीफिनिशिंग और रिपेयर, एंड यू विल मेक अ नोट टू डू दैट। तो कुछ चीजों को आप प्यार से देखेंगे और उनकी सफाई करके तथा चमकाकर उसे एक नया सुंदर बनाएंगे। और कुछ चीजों को फिर से नया रूप देने या मरम्मत की जरूरत होगी, और आप उन्हें ध्यान में रख लेंगे। और कुछ चीजें कभी आपके काम नहीं आएंगी, और उन चीजों को हटाना जरूरी होता है। जैसे कि हमें पुराने अखबार, गंदे पेपर प्लेट गंदी पेपर प्लेट, इन सबको हम कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, जैसे ही हमें लगता है कि वो यूजेबल नहीं है अब। तो वैसे ही हम एक कमरे की सफाई करने में क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द सेम थिंग when we are cleaning our mental house. There is no need to get angry because some of the beliefs in it are ready to be tossed out. तो कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे बिलीफ जो हमें लगते हैं कि हमें अपने मेंटल क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी है, वो हमें कर देने चाहिए क्लीन। देर इज नो नीड टू गेट एंग्री अबाउट इट, और उनको हमें लेट गो कर देना चाहिए। लेट देम गो as easily as you would scrape bits of food into the trash after a meal. तो जैसे हम खाना थोड़ा अगर बच जाता है, अगर हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, वैसे ही अगर हमारे दिमाग में, अगर हमारे मेंटल थॉट्स में, हमारे बिलीफ्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उनको भी ट्रैश करना है, हमें उनको डिस्कार्ड करना है। वुड यू रियली डिग इनटू यस्टरडेज गार्बेज टू मेक टुनाइट्स मील? तो अगर आज हमें खाना बनाना है, तो हम कल के कचरे के डब्बे में से नहीं निकाल लेंगे वो जो ट्रैश होएगा। डू यू डिग इनटू मेंटल गार्बेज टू क्रिएट टुमारोज एक्सपीरियंस? क्या आप अपने आने वाले कल के अनुभव तैयार करने के लिए पुराने मानसिक कूड़े को खरीदते हैं? इफ अ थॉट और बिलीव डज नॉट सर्व यू, लेट इट गो। तो अगर आपको कोई थॉट या बिलीफ, अगर कोई आपको, वो आपके काम नहीं आता, तो उसे आप जाने दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे, वो उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है। ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमारे वो ओल्ड बिलीव्स ही होते हैं जिनकी वजह से हमें कुछ लगता है हमारी लाइफ में हमें चेंजेस चाहिए, बट हम उस बिलीफ की वजह से हम नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए हमें वही करना चाहिए कि जो हमारे ओल्ड बिलीफ है, उनको डिस्कार्ड करना है। लेट्स लुक एट सम लिमिटिंग बिलीव्स एंड वेयर दे केम फ्रॉम। अब हम देखते हैं कि कुछ विचारों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वे आते कहाँ से हैं। सबसे पहला विचार है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो वेयर डिड इट केम फ्रॉम? एक बार जैसे किसी फादर ने अपने बेटे को बोला दैट यू आर स्टूपिड।
So he said he wanted to be success so his daddy would be proud of him. But he was riddled with guilt, which created resentment, and all he could produce was one failure after another. क्योंकि एक पिता के कहने पे जो वो पिता उसको बोलता था कि तुम स्टूपिड हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो उसकी वजह से वो जो बच्चा था वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया और उसको हमेशा फेलियर ही मिलता रहा। इवन उसके फादर ने ट्राई किया कि अ, उसको बिजनेस में हेल्प करें, और उसके जो फादर थे वो पे करते रहे, बट इन द एंड वो कुछ नहीं गेन कर पाया। और ये उसका बिलीफ था कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, तो उसका बिलीफ ये उसने बना लिया था कि आई एम स्टूपिड ओनली, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। और दूसरा है लैक ऑफ सेल्फ लव। ओके, वेयर डिड इट केम फ्रॉम? ट्राइंग टू विन डैडीज अप्रूवल। The last thing she wanted was to be like her father. They couldn't agree on anything, but were always arguing. तो एक जो ये गर्ल थी, ये अपने फादर जैसे बिल्कुल भी बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पे अग्री नहीं करते थे आपस में और हमेशा आर्ग्यू करते रहते थे। She only wanted his approval, but instead all she got was criticism. तो उसको हमेशा अपने फादर से क्रिटिसिज्म ही मिला। हम्म वो किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं होते थे और उनके बीच हमेशा बहस होती थी। वह सिर्फ अपने पिता की स्वीकृति चाहती थी, लेकिन उसकी बजाय उसे सिर्फ आलोचना मिली। उसके शरीर में पीड़ा भरी हुई थी। उसके पिता के शरीर में भी उसी प्रकार की पीड़ा थी। वह समझ नहीं पा रही थी उसका रोष उसके दर्द की वजह है, जिस प्रकार उसके पिता का गुस्सा उनके शरीर में दर्द उत्पन्न कर रहा था। तो ये था लैक ऑफ सेल्फ लव, क्योंकि उसको लगता था कि उसके फादर, आ, वो इसलिए अपने फादर की तरह बनना नहीं चाहते थे क्योंकि हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते थे, कभी भी अप्रूवल नहीं मिला था, और इसलिए उसको इतने बॉडी पेन्स रहते थे जैसे उसके पिता को भी रहते थे। शी डिड नॉट रियलाइज हर एंगर was creating her pains just as her father's anger was creating pain for him. So there was lack of self love. थर्ड है लाइफ इज डेंजरस। जीवन खतरनाक है। A frightened father. Another client saw life as grim and harsh. एक और ग्राहक आया, एक और उनका क्लाइंट आया लुइस हे का, तो जो जीवन को बहुत दुखों से भरा हुआ कठिन नजर उनको आता था। उसके लिए हंसना मुश्किल था, और जब वह हंसती थी तो इस बात से डर जाती थी कि कुछ बुरा हो जाएगा। तो उनका क्या बिलीव था कि किसी ने जैसे ऐसे बोल दिया कि हंसो मत वरना तुम्हारा कोई बुरा कर देगा, तो इस वजह से वो हमेशा उसको लगता था कि लाइफ बहुत डेंजरस है। और लास्ट वाला है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। ये तो हमने शायद पहले भी पढ़ा था, हाँ, आई एम नॉट गुड इनफ। सो बीइंग अबंडेंट एंड इग्नोर्ड, इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू टॉक, साइलेंस हैज बिकम a way of life for him. He had just come off drugs and alcohol and was convinced that he was terrible. I discovered his mother had died when he was very young, and he has been reared by an aunt. The aunt seldom spoke except to give an order, and he was brought up in silence. He even ate alone in silence. Okay. तो इसके लिए क्या हुआ कि एक जो क्लाइंट था उसके लिए बहुत मुश्किल था, वो हमेशा यही कहता था कि मैं अच्छा नहीं हूँ। उसने अपना जीवन जो भी बिताया वो बहुत चुप रहकर बिताया। उसने अपना सब ड्रग्स और सब शराब सब शराब छोड़ दी, और उसे यकीन हो गया था कि वह बहुत बुरा है। मैंने पाया कि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब वह बहुत छोटा था, और उसका पालन पोषण उसकी एक रिश्तेदार ने किया था। वह रिश्तेदार केवल कोई आदेश देते देते समय ही उससे बात करती थी, और उसे चुप्पी में पाला गया था। वह खाना भी चुपचाप अकेले में खाता था और चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसका एक प्रेमी था, जब वह भी एक चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था, और वह अधिकांश समय अकेले में चुप रहकर बिताते थे। प्रेमी की मृत्यु हो गई और फिर वह अकेला हो गया। तो ये सब हमारे बिलीव्स थे कि जैसे
I am not good enough, there's lack of self love, और life is dangerous. ये सब हमने अपने दिमाग में हमने अपने बिलीफ बनाए होते हैं, जो हमें बिलीफ्स को डिस्कार्ड करना होता है। हमें मेंटल हाउस क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ओल्ड बिलीफ, अपने ओल्ड पैटर्न से हम बाहर आए। मैम अगली एक एक्सरसाइज है वो नेगेटिव यस, मैसेज। ये फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी है ना कि जैसे एक एक बिलीफ, ये थोड़ी सी चीजें हमें बताई गई हैं, बट इसका मतलब यही है समझाने का लुइसे का, कि अगर कोई आपके अंदर भी कोई चीज ऐसी लगती है, जैसे अभी कभी अगर हम बोल देते हैं या कोई मास्टर बोलता है कि मैं तो हमेशा कभी खुश हो ही नहीं पाती, या मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, उसके भी अगर पीछे टटोलेंगे कि उसके पीछे क्या होता है, ऐसे ही बताया गया है कुछ एग्जाम्पल्स देके कि अगर उनके मन में ये ख्याल या मुंह से ये वर्ड्स बार बार निकलते हैं, या तो उसके पीछे कितना बड़ा कारण होता है कि सोशल या पर्सनल रिलेशन का। तो इसलिए अपने आप को दोषी इस चीज में नहीं मानना, कहने का मतलब यही है समझाने का। उसको चेक करो कि जिन लोगों ने भी ये बातें आप पे इम्पोज करी, वो भी जैसे था कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि उसके पिता हम्म। उसको कहते थे बार बार मूर्ख। यू बट वो स्टूपिड। पिता भी कहीं ना कहीं डरा हुआ था, उसको भी वही चीजें मिली। हाँ और जी, ये आगे जैसे आएगा मैम। जीवन बहुत हम्म। खतरनाक है ना, पिता डरा हुआ है। या हमारे आसपास भी अगर लगता है कि हमें अगर लगता है कि तुम्हें कोई अगर बार बार बोलता है तुम्हें क्या जरूरत है किसी चीज की, या कोई भी हमें अगर कुछ बोलता है, उसको एज इट, कहने का मतलब ये है कि उसको पर्सनली मत लो कि वो कमेंट आपके ऊपर या आप में कमी है। आप ये देखो कि वो बोलने वाला भी भाई किस परिस्थिति से निकल के वो ज्ञान बांट रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। यस। सो इज इट द सेम थिंग मैम कि लाइक जैसे जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा वही आप आगे लेके जाते हैं? यस, जो आपके पास भरा हुआ है वही बांटोगे हम्म। ना, जो चीज आपके पास है ही नहीं। सपोज मेरे पास ग्रीन कलर है ही नहीं, और कोई बोले कि रेड दे दे मुझे, तो मैं कहाँ से दूंगी, है ना। मैं Okay. ये समझा दूंगी कि भाई रेड रोज होता है, रेड लव का कलर होता है, रेड एंगर का होता है, लिपस्टिक भी। मैं रेड की पॉइंट्स समझा दूंगी, बट इफ समवन कीप ऑन आस्किंग फॉर ग्रीन, कि हमें ग्रीन भी चाहिए पेंटिंग पूरी करने के लिए, मेरे पास वो ग्रीन नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मेरे पास ग्रीन नहीं है, बट आई कीप ऑन फोर्सिंग के रेड के वो क्या होते हैं, वही होता है ये हम्म। सारा कुछ। यस। राइट। तो अभी ये वाली एक्सरसाइज करनी है क्या मैम? Next exercise it is to take a large sheet of paper and make a list of all the things your parents said were wrong with you. आपका म्यूट है मैम। मैंने कहा इसको बेशक आप हिंदी वाले में ही पढ़ते जाओ। हाँ जी, मैं पढ़ती हाँ, तो मतलब एक कन्वर्सेशन की तरह कि फ्रेंड्स हम करते हैं, अगर सब लोग इजी हैं, उसको धीरे से पढ़ के उनको समझा के देखो कि अगर वो कर पाए तो हूँ। साथ में। ठीक है जी। हाँ जी। या तो अगला हम एक एक्सरसाइज करेंगे नेगेटिव मैसेजेस का। अगला अभ्यास यह है कि आप एक कागज का बड़ा टुकड़ा लें और एक सूची बनाएं, एक आप लिस्ट क्रिएट करें। आपके माता पिता के अनुसार आपके अंदर कौन सी कमियां थी, आपके कौन से नकारात्मक संदेश सुने, सो आपने कौन सी उनसे नेगेटिव मैसेजेस सुने। आप अपने आप को पर्याप्त समय दें ताकि आप अधिक से अधिक बातें बातें याद कर सकें। तो गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू रिमेम्बर एज मच वॉट एवर यू कैन। आधा घंटा आम तौर पर काफी होता है। तो अगर आप लिख सकते हैं 2 या 3 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स, कितने भी आप लिख सकते हैं, जो आपको याद रहे कि आपके माता पिता ने कभी आपको नेगेटिव मैसेजेस दिए थे, या फिर कभी आपको लगा कि उनकी तरफ से कोई भी नेगेटिव मैसेज आया था, तो आप एक बार लिख सकते हैं वो। व्हाट डिड दे से अबाउट मनी, उनका पैसे के बारे में क्या कहना था, वह आपके शरीर में क्या कहते थे, आपके शरीर के बारे में क्या कहते थे, वे प्यार और रिश्तों के बारे में क्या कहते थे, उन्होंने आपकी रचनात्मक प्रतिभाओं के बारे में क्या कहा। वॉट डिड दे से अबाउट योर क्रिएटिव टैलेंट्स, उन्होंने आपसे कौन सी नकारात्मक बातें कही। What were the limiting or negative things they said to you?
यदि आप कर सकें तो इन चीज़ों को आप एक बार लिस्ट बना के आप रख लीजिए, और दैट्स वेयर योर बिलीफ हैज कम फ्रॉम। तो यही है जहां से हमारा बिलीफ सिस्टम बना है। आपने बचपन में और कौन सी नकारात्मक चीजें सुनी थी? अब एक नया कागज लें और थोड़ी, अच्छा ओके, हाँ, अब एक नया कागज लें और थोड़ी गहराई से सोचें। आपने बचपन में और कौन सी नकारात्मक चीजें सुनी थी? अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, या फिर अपने अथॉरिटी फिगर से, या फिर चर्च से? उन सबको आप एक बार अपने एक कागज में लिख सकते हैं। अपना टाइम लीजिए और उन सब अपनी फीलिंग्स को, बी अवेयर ऑफ व्हाट फीलिंग्स यू आर गोइंग, व्हाट फीलिंग्स आर गोइंग इन योर बॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम। कागज के इन दोनों टुकड़ों पर जो भी वे ऐसे विचार हैं जो आपको अपने अंदर से हटाने हैं, यही वे विश्वास जो आपके भीतर मैं उतना अच्छा नहीं जैसे विचार पैदा कर रहे हैं। तो जो भी तो इसका मतलब मैम यही है कि जो हमारे बचपन से ही बिलीफ बनते आ जा रहे हैं, मैं ये सोचती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैंने तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि वो शुरू से कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कोई बोल देते हैं या फिर कोई रिलेटिव्स बोल देते हैं या फिर टीचर्स बोल देते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि एक बार उन्होंने ऐसे स्कूल में थे तो एक टीचर ने बोल दिया कि बेटा तुम आज के बाद कभी सिंग नहीं करना, कभी गाना नहीं। तो वो आज ऐसे बोलते हैं कि मेरे को उस टीचर की वजह से मैं कभी ट्राई भी नहीं किया किया, क्योंकि वो टीचर ने ऐसा बिलीफ डाल दिया दिमाग में कि बेटा तुम ना आज के बाद गाना मत, इतना बुरा गाते हो। तो वही है कि वो शुरू से जो बिलीफ बनते आ रहे हैं, हमें उन्हीं को हटाना है। तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा कोई, हर एक कोई परफेक्ट होता है। तो हाँ। जितना जितना मन करता है उतना करो, जितना है। तो वही है ना कि वो छोटे होते से जो बिलीफ आपके दिमाग में बैठ गए हैं, तो यू हैव टू टेक एक्शन ऑन इट नाउ। हम्म, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताने चाहूंगी अपने बेटे की। मतलब वो छोटा था, इतना अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता था। जब 8 साल का था, हम आश्रम जाते थे। मेरी रूटीन ही यही होती थी क्योंकि वो बीमार रहता था, हम कहीं जा ही नहीं सकते थे। मेरा वीकेंड सिर्फ आश्रम जाना ही होता था। घर से पास में था, आरती सुननी, कीर्तन सुनना। पर एक दिन मैं वैसे ही गुनगुना रही थी वहां पे आश्रम में जो गाया जाता है। तो ही सेड के मैंने कहा तू भी सुना प्रभ। मामा कौन से वाला सुनाऊं, जो राजा भैया गाते हैं या विकास महाराज जी गाते हैं? मैं रियली शॉक थी कि एक 7 साल का भी था कि नहीं, कि हमें तो ये लगता था कि रामकृष्ण शरणम गा रहे हैं, हम भी क्लैपिंग करके गा रहे होते थे। बट ही नोज के डिफरेंस क्या है अगर दो जने गा रहे हैं, उनकी हम्म। ट्यून में, उनके वर्ड्स में। तो जब मैंने महाराज जी को ये बात बताई तो उन्होंने फिर इसको बोले कि तू गाना सीख। और वो डेली इसको इनकरेज करने के लिए वो आरती के बाद वो क्लैप करते रहते, बाकी सब उनको प्रणाम। और ये ना बाहर खड़े ही घंटा ये कुछ ना कुछ सुनाता रहता और वो ऐसे क्लैप करते रहे। ये चीज हो गई ऐसे। और धीरे धीरे मैंने म्यूजिक भी सिखाना शुरू कर दिया, सब कुछ। लेकिन अ, जब हस्बैंड एडिक्शंस में आए और वो सब, तो उसको इतना रोकना टोकना, एक छोटे बच्चे को शुरू कर दिया कि तूने अगर जाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, मैं नहीं पैसा वेस्ट कर सकता, ये नहीं कर सकता। उसको जब क्लास से लेने जाना, बच्चे को थ्रेट करना रास्ते में। और अगर वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए बोलता तो मुझे बोलते कि मैं नहीं पैसा दे सकता, कहीं से भी तूने करना है कर। तो उस मतलब ऐसा वो सारा उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद उसने सिंगिंग ही छोड़ दी थी। अभी जो 14 साल बाद रिवाइव किया उसने। इतना अच्छा, वो 8 साल का था जब उसने यूट्यूब पे डालने, अपना रिकॉर्ड करना, सब जगह स्कूल में सुनाना। टीचर्स उसको लेके जाते, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था यहाँ चंडीगढ़ में। तो टीचर्स उसको लेके जाते कि बच्चे ये देखो इतने अच्छे से गा रहा है। स्टेडियम में एक सॉन्ग जो था, हम होंगे कामयाब, उसने 8 साल की एज में सीख के उसको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी 3 लैंग्वेज में गाया था स्टेडियम में। बट 2-3 महीने में उसने इतना कैरी कर लिया था। लेकिन जब मैं कई बार नहीं छोड़ने जा पाती थी,
उसके फादर घर से थोड़ा दूर था, जब भी छोड़ने जाना उसको डराना कि तू छोड़ दे, मैं तेरे टीचर को गालियां निकालूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। उसके बच्चे के डर ऐसा बैठा कि कितने हम्म। साल मैंने कैसियो उठा के ही रखी रखा कि वो उसको नहीं कर पाया। जब आनंद ब्रह्मों में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, फिर वाहिगुरु सिमरन या डांस या सिंगिंग का, उसको बस यही लगता था। उन्होंने यही बोला, तेरी आवाज कौन सी अच्छी है, तू क्यों गा रहा है, क्यों कर रहा है। तो उसको वही बैठ गया था। हम्म। ये अभी बिल्कुल। भी मैं उसको अगर बोलती हूँ ये वाहिगुरु सिमरन, उसके फ्रेंड्स मैं उनको बताती हूँ कि इसने ऐसे निकाला है, उसके फ्रेंड्स को इवन पता नहीं है। वो इतना वो गिल्ट फील करता है कि मैंने किसी को बताना नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हम्म। क्योंकि उसको पता है कि पता नहीं कब मुझे फिर रोक दिया जाएगा। तो ये चीजें हाँ जी। इम्पैक्ट करती हैं। हाँ। राइट, और बिल्कुल सही। साथ लेके चलना, वो एक ऑडियो, वो अगर मैं बोलूंगा भी सब लोग सुनते हैं लगा के मेडिटेशन करते हैं, इवन ही डिडंट बिलीव दैट। उसके मन में वो इतनी ड्राइनेस आ चुकी है उस चीज के लिए। तो वही हम्म। बात है कि हमारे आसपास का जो कई बार हमारा अंतर को मार देता है पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आई क्योंकि विल टेल हिम, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम वो वीडियो इतनी अच्छी है ना, मेरे को वो म्यूजिक बहुत पसंद है। आपने दोबारा पहले भी एक बार याद हो आपने भेजा था, आपने और प्रभ ने बनाया था, तब मैंने उसको फोन करके बोला, मैंने प्रभ बेटा तूने तो कमाल कर दिया अभी। आनंद और अभी ब्रह्मों भी, में किया था उसने बच्चों वाले। हाँ, अभी भी मैं, अभी आपने जो शेयर की है ना कुछ टाइम पहले की थी, मैं अक्सर लगा लेती हूँ क्योंकि छोटी और बड़ी स्मूथिंग सी बहुत अच्छी सी लगती है। और ये अवेल इस टाइप की अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे कोई भी। और बात यही तक नहीं आती, वो इन चीजों की वजह से वो खुद इतना क्रिटिकल बन गया है कि मैं कुछ भी एफर्ट करना चाहती हूँ ना, तो वो वही सेम लैंग्वेज यूज करके मुझे भी वो करता है। आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। मतलब उसके अंदर वो बच्चे, अंदर घर कर गई है कि अगर कहीं ओवर पावर होना है तो सामने वाले को क्रिटिसाइज करो और वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। हम्म। इट्स ओके सर। बिल्कुल मैम, बचपन की बातें हैं ना जो निकालनी बहुत मुश्किल होती हैं वो। हाँ जी। पर वही अभी। लुई से समझा रही है हमारी मेंटल क्लीनिंग, कि वही राइट। करनी जरूरी है। यस। क्योंकि हाँ, बड़े होके तो हमें समझ आ गया कि हमने क्या करना है। तो बचपन में बिठा दिया जाता है मन में। फीमेल्स को, लड़कियों को क्या कहते हैं, रात को अकेले नहीं जाना, हम नहीं छोड़ के जाना। आएंगे। आधी जगह तो जा नहीं पाती लड़कियां बेचारी। तो बड़े हम्म। होने तक हम लोग क्या है, डिपेंडेंट ही रहे ना, कि हाँ कोई छोड़ने जाएगा तभी जाएंगे, वही नहीं तो क्यों, बचपन आप। से बैठा है, बैठ गई वो चीज मन में। बिल्कुल। वही मैं जैसे बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को टीचर ने बोल दिया कि आप गाना नहीं, तो मेरे हस्बैंड अब मेरे बेटे को इतना इनकरेज करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि नहीं बॉयज सिंग नहीं करते हैं। तो बोलते हैं बॉयज क्यों नहीं सिंग करते हैं, सब इतने बड़े बड़े सिंगर तो बॉयज भी हैं। तो Yes. वही वो इतना इनकरेज करते हैं, बोलते हैं कि ये अब इसको एक्सपोजर हर चीज का मिले। ये नहीं होना चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम अपना ट्राई करो। फिर तुम अपना अपना उसमें इंटरेस्ट देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है, तुम उसको टेक फॉरवर्ड करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। क्योंकि इस वजह से नहीं रहना चाहिए कि किसी ने तुम्हें ऐसा बोल दिया। किसी ने बोल। यस रुचिरा जी, यस डियर। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। सर मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये डायरेक्ट अटैक ही नहीं होता, ये इनडायरेक्ट अटैक भी होता है जब पेरेंट्स जो है वो कंपेयर करने लग जाते हैं। बिल्कुल। या तो एक्सपेक्टेशंस उनकी ऐसी होती है, या किसी दूसरे से, अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपने रिलेटिव से, या उसी के फ्रेंड्स से, पड़ोसियों से उसको कंपेयर करने लग जाते हैं। तब भी उसके अंदर एक हीन भावना आने लग जाती है। बस और ये कहना चाहती जो आप ये कह रहे हैं वो एक रिलेटिव्स से कंपैरिजन नहीं, वो आप सिबलिंग्स में भी कंपैरिजन देखते हो। हाँ। अब पहले पेरेंट्स हूँ। आपको हाँ जी, हाँ सिबलिंग जी, लेवल पे बिल्कुल ही बिल्कुल। कंपैरिजन करने लगे। जैसे मेरे दो बच्चे हैं तो मैं कई बार समटाइम्स क्या होता है, मेरा बेटा कुछ करता है, मेरी बेटी अपने मुझे बोलती है कि मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने बोला कि बेटा मैं हम्म आपको कंपेयर ही नहीं कर रही हूँ। इट्स यू आर टोटली हम्म डिफरेंट पर्सनैलिटी, आप डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। जो वो करता है वो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आपको हम्म करना चाहिए, बट देर इज नो कंपेरिजन। बस वही होगा कि वो भी अपने टाइम में कंपैरिजन से गुजरे होंगे, वही हाँ जी। हमारे ऊपर इम्पोज हुआ। जी जी। राइट। हम्म। चलो। अभी अगला टॉपिक है अपने आप को एक बालक के रूप में देखना, सीइंग योरसेल्फ एज अ चाइल्ड। तो अगर जैसे हमें मालूम है कि अगर हम कोई भी 3 साल के बच्चे को लें और हमें और उसे हम एक कमरे के मध्य में डाल दें, पुट हिम इन द मिडल ऑफ द रूम,
and you and I were to start yelling at the child, और हम उसमें इतना चिल्लाना शुरू कर दें उस बच्चे पर, और उससे कहें कि वह कितना बेवकूफ है, वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता, कैसे उसे यह करना चाहिए और वह नहीं करना चाहिए, उसके द्वारा की गई अफरा तफरी पर नजर डालें, साथ ही उसे एक दो थप्पड़ लगा दें, और तो आखिरकार हमारे सामने एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा होगा जो चुपचाप एक कोने में बैठा होगा, या जो उस जगह को अस्त व्यस्त कर देगा। बच्चा इन दोनों में से एक तरीका अपनाएगा, लेकिन हम उस बच्चे की क्षमता को कभी भी जान नहीं पाएंगे। उसके बाद ये है कि अगर जैसे हमें ये लगता है कि इसमें यही बताया गया है कि जो 3 साल का बच्चा है, अगर हम उसको एक रूम में बिठा दें और हम उस पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दें, और अगर हम बोलें कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो वो बच्चा बहुत सहम जाएगा, रूम के कोने में जाके बैठ जाएगा चुपचाप। तो इफ वी टेक द स्मॉल लिटिल चाइल्ड एंड टेल हिम हाउ मच वी लव, तो और अगर सेम बच्चे को ही अगर हम बोलें कि तुम बहुत प्यारे हो और हम तुम्हारे लिए बहुत केयर करते हैं, और हम तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे तुम दिखते हो, जैसे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एंड इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। अगर हम उसको ये विश्वास दिलाएं कि कोई बात नहीं, अगर सबसे गलती होती है, और इट्स ओके टू डू दैट, वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिम नो मैटर व्हाट, देन द पोटेंशियल कम्स आउट ऑफ दैट चाइल्ड, इट विल ब्लो योर माइंड। तो वही है कि जो हम बच्चे को जैसे हमने शुरू से बना लिया है, हम जिस हिसाब से उसमें थॉट्स डालेंगे उसके वो बिलीव्स बन जाएंगे। अगर हम शुरू से ही बच्चे को बोलते रहेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो वो बच्चा कभी भी अपना पोटेंशियल उसको मालूम नहीं चलेगा कि वो क्या क्या कर सकता है। ईच वन ऑफ हिज, तो अपने अंदर, हम सबके अंदर एक 3 साल का बच्चा है, एंड वी ऑफन स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम येलिंग एट दैट किड इन आवरसेल्व्स। तो हम ज्यादा से ज्यादा समय उस जो अपने अंदर के बच्चे को ही, उसके ऊपर ही हम चिल्लाते रहते हैं कि तुम्हें कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, ऐसे बोलते हैं हम अपने आप को ही। तो इसलिए हमें, फिर हम सोचते हैं हमारा जीवन इतना दुखी क्यों है। अगर आपका कोई मित्र है जो हमेशा आपकी आलोचना करता है, तो क्या उस व्यक्ति के आसपास आप रहना चाहेंगे? आप कोई भी नहीं रहना चाहेंगे अगर हम हमारे आसपास के लोग हमारी आलोचना करते हैं। शायद आपके साथ बचपन में ऐसा व्यवहार किया गया था, और यह दुख की बात है। हालांकि यह काफी पहले की बात है, और यदि आप अब अपने साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं, तो यह और भी अधिक दुख की बात है। जैसे होता है बचपन में किसी को बहुत डांट पड़ी हो, तो कई पेरेंट्स होते हैं कि अच्छा नहीं, हमें हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे किया था, हम भी ऐसा ही करेंगे। तो मतलब जो खुद ने देखा था उसको आगे, उसी को, क्योंकि वही उनको लगता है कि वही सही था, तो उसी को ऐसे ही थॉट को। करते हैं। वही बात आ गई ना कि पेरेंट्स का मतलब यही करना होता है। अब हाँ हम जी। पेरेंट्स बन गए हैं तो ठीक है, लेट्स हम्म। चलते हैं, ऐसे ही करते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी, अगर एक मतलब मुझे ये लगता है कि एक जनरेशन या एक सेट ऑफ पेरेंट अगर अपने आप को चेंज करे, तो नेक्स्ट जनरेशन चेंज हो जाएगी। तो अपने थॉट्स और बिलीफ अगर हम चेंज करेंगे, तो जैसे मैंने, मतलब मेरे को ये लगता है कि जो मैंने अच्छा सीखा अपने मम्मी पापा से, वो मैं फॉरवर्ड करूं, बट जो मुझे भी नहीं अच्छा लगा वो आई विल नॉट रिपीट इट विद माय किड्स। तो अब हमारे सामने नकारात्मक संदेशों की एक सूची है जो हमने एक बालक के रूप में सुना था। यह सूची आपके अनुसार आपके अंदर मौजूद कमियों की सूची से किस तरह मेल खाती है? क्या वह लगभग समान है? शायद हाँ। हमारे जीवन की कहानी अपनी शुरुआती संदेशों पर आधारित है। हम सभी अच्छे छोटे बच्चे होते हैं और अत्यंत आज्ञापूर्वक उन सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो जो वे हमें सच्चाई के रूप में बताते हैं। अपने माता पिता को दोषी ठहराना और अपने जीवन का बाकी समय एक पीड़ित रूप में बिताना हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं होगी, और निश्चित रूप से यह हमें
इन बंदिशों से भी नहीं निकालेगी। तो वही ये कह रहे हैं कि just to blame our parents and be victims for the rest of our life, but that wouldn't be much fun। क्योंकि अभी ये नेक्स्ट इसमें यही कह रही है लुई है कि हमने, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वी हैव चोजन आवर पेरेंट्स, वी हैव चोजन आवर सेक्स, वी हैव चोजन आवर आइडेंटिटी, कि हमें ऐसा चाहिए था, हमें इसलिए हमने इस परिवार में जन्म लिया है, इसी पेरेंट्स के थ्रू जन्म लिया है। तो इट इज नॉट इजी जस्ट टू ब्लेम आवर पेरेंट्स एंड बी विक्टिम्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स। ब्लेमिंग इज वन ऑफ द सरिएस्ट वेज। ब्लेम करना किसी को, वो तो बहुत एक किसी समस्या में टिके रहने का एक निश्चित तरीका है। दूसरों को दोषी ठहराने में हम अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तो वी गिव अवे आवर पावर। अंडरस्टैंडिंग enables us to rise above the issue and take control of our future। तो अगर हम उस चीज को समझ लेते हैं तो हम उस समस्या से ऊपर उठने के लिए और अपने भविष्य को नियंत्रित करने में मदद करती है। अंडरस्टैंडिंग द पास्ट कैनॉट, अतीत को बदला नहीं जा सकता। भविष्य हमारी वर्तमान सोच से आकार लेता है। फ्यूचर जो है वो हम जो भी अभी हमारी करंट थिंकिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी आजादी के लिए यह समझना अनिवार्य है कि हमारे माता पिता के पास जो समझ, जागरूकता और ज्ञान था, उसके साथ वे अपने हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। तो जितने भी हमारे माता पिता के पास जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी उनकी नॉलेज थी, जो उनकी अवेयरनेस थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बन गए हैं। जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहे होते। तो हम ब्लेम कर देते हैं इजीली कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो अच्छा हम भी यही करेंगे। तो वही है कि उसमें ये लिखा है कि उससे हमारी कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है, और किसी को दोषी ठहराना तो बहुत इजी बात है। जिन लोगों ने हमारे साथ जो सब गलत किया, वह कैसे वैसे ही डरे हुए और आशंकित थे जितने आप हैं। वे उतना ही असहाय महसूस करते थे जितना आप करते हैं, और वो आपको उतना ही सिखा सकते हैं जितना उन्हें सिखाया गया था। आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में, खासकर 10 वर्ष की आयु से पहले उनके बचपन के बारे में कितना जानते हैं? यदि अब भी आपके लिए यह पता लगाना संभव है तो उनसे पूछिए। यदि आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में पता कर पाते हैं तो आप और अधिक आसानी से समझ पाएंगे कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। तो आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो क्यों किया, क्योंकि वो आपको अपने बारे में बताएंगे कि हम भी ऐसे करते थे, हम भी ऐसे करते थे। तो वो आपको समझ आ जाएगा कि जो आपने किया वो क्यों किया। यह समझकर आपके अंदर संवेदना उत्पन्न होगी। यदि आपको इस बारे में पता नहीं है और पता नहीं कर सकते तो कल्पना करने का प्रयास करें कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। किस प्रकार का बचपन उनके जैसा वयस्क तैयार कर सकता है। आपको अपनी आजादी के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। जब आप जब तक उन्हें मुक्त नहीं करते तब तक आप खुद को मुक्त नहीं कर सकते। आप तब तक अपने आप को माफ नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें माफ नहीं करें। यदि आप पूर्णता की मांग करते हैं, अगर आपको परफेक्शन चाहिए, यू विल डिमांड परफेक्शन फ्रॉम योरसेल्फ एंड यू विल बी मिजरेबल। पूरी जिंदगी आप दुखी ही रहेंगे अगर आपको परफेक्शन चाहिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो नहीं है। सब में कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो कमी रही होगी। तो जो हमारे माता पिता ने, जो उन्होंने सीखा अपने माता पिता से, वही हमने फिर उनसे सीखा। तो उसमें यही कह रहे हैं कि आप उनसे एक बार पूछिए कि आप अपने बचपन में क्या करते थे, जब आप इतने छोटे थे तो आप क्या करते थे। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके बिलीव्स वो सब आपके कैसे बने, क्योंकि उन्होंने आपको वही दिया जो उन्होंने सीखा। श्वेता मैम, आप ये जो पढ़ रहे हो ना, मैं फील कर रही हूँ प्रैक्टिकली इतना सही है। ये चीज अक्सर फैमिलीज में होता है। इवन मैंने अपने घर में भी होते हुए देखा है और हो रहा है
बिल्कुल और सबके सबके, हाँ जी। हाँ, और मैं अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि जो ये मेरे को चैलेंज मिला, इन चीजों को पढ़ के अब मैं इन चीजों से बिल्कुल ऊपर उठ चुकी हूँ। मेरे को कोई गिल्ट नहीं होता ना किसी के, कि भी हम अक्सर यही होता है कि हम ब्लेम करते हैं अपनी वीकनेस के लिए, अपने फेलियर के लिए, कि मेरे साथ हुआ इस वजह से हुआ, क्योंकि मेरे साथ पास्ट में ऐसा किया गया था, इसलिए आज मेरी ये सिचुएशन है। वो ये प्रैक्टिकली बहुत सही है ये चीज कि ऐसा हम करते हैं अक्सर, मगर बिल्कुल आई फील वेरी हैप्पी कि मैं ऐसा नहीं करती। और जबकि हम सबसे आसान है, आपने बिल्कुल सही बोला कि सबसे आसान है अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे को क्रिटिसाइज ब्लेम करते करना। रहना हमेशा, और ब्लेम कर देना कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। राइट राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे नेक्स्ट नेक्स्ट वो बताइए, कोई बोल रहा है क्या? चूजिंग अवर पेरेंट्स। हाँ जी, चूजिंग आवर पेरेंट्स। आई एग्री विद द थ्योरी दैट वी चूज आवर पेरेंट्स। तो हमें ये मालूम है कि हम अपने पेरेंट्स खुद चुनते हैं। हम जो सब सीखते हैं वह हमारे माता पिता की कमजोरियों से पूरी तरह मेल खाते प्रतीत होते हैं। मैं मानती हूँ कि हम सभी एक अंदर सफर है, हम सभी एक अनंत सफर पर हैं। हम इस धरती पर कुछ खास सबक सीखने के लिए आए हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। तो जो भी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उसके लिए जो भी हम लेसन्स लर्न करने आए हैं, इसीलिए हम इस धरती पे आए हैं। We choose our sex, we choose our color, our country, and then we look around for the perfect set of parents who will mirror our patterns. तो जब एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी अपने बेटे के साथ, तो मुझे मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि श्वेता मेडिटेट करो और एक ऐसी आत्मा को अपने अंदर लाओ जो आके संसार का भला करे। तो मुझे वो बहुत, मुझे लगता था कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या, मतलब मैं ऐसे किसी को, मतलब हम ऐसे कैसे, कोई मेरे को कौन से चूज कर सकता है, ऐसे क्या मिलेगा उसको। तो व्हेन आई गेव बर्थ एंड वी रियली, मतलब हम वी फील ब्लेस्ड टू हैव हिम। तो सच में लगता है कि जो मैंने मेडिटेशन की, वो 9 मंथ्स जो मैंने प्रे की, सच में इट वर्कड। आवर विजिट्स हैं। टू दिस श्वेता प्लेनेट। मैम, you did meditation on that period जब you were conceiving? हाँ जी, अरे वाह, क्या बात है, उस टाइम पे भी। और यू प्रे टू गॉड कि मुझे इस तरह की आत्मा चाहिए, इस तरह का बच्चा चाहिए। हाँ जी। बहुत बढ़िया। Great. Our visits to this planet are like going to school. हम धरती पर हमारा आना स्कूल के समान है, स्कूल जाने के समान है। यदि आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आप वैसे संस्थान में जाएंगे। तो अगर आपको ब्यूटिशियन बनना है तो आप ब्यूटी स्कूल में जाते हो, अगर आपको मैकेनिक बनना है तो आप मैकेनिक स्कूल में जाते हो, और अगर लॉयर बनना है तो आप लॉ स्कूल में जाते हो। The parents you picked this time around are the perfect couple who are experts in what you have chosen to learn. तो जो मुझे सीखना था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने पेरेंट्स को चूज किया। जब हम बड़े होते हैं तो अक्सर हम अपने माता पिता की ओर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मेरा मानना है कि हमने स्वयं उन्हें चुना है। लिसनिंग टू अदर्स। मैम ये सॉरी सॉरी हाँ जी, हाँ जी, मैम, हाँ जी। ये बात ना लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ड्स में भी, ये बात जब वो मदर अपने बच्चों से कम्युनिकेट करती है जिनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, 2 बेटों की, तो ये बात वो भी ये बात कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारी डिमांड्स इस तरह से आती हैं कि लाइक वो जो आत्माएं हैं वो ही खुद अपने पेरेंट्स जो है वो चूज करते हैं, करते और हैं। जिस तरह का लेसन उन्हें लेना होता है उसी तरह के वो पेरेंट्स चूज करते हैं। इवन कई कई ने अपनी मदर चूज की, बट वो इतनी बुरी निकली, उसका रीजन यही था कि उन्हें वैसे ही लेसन जो था वो लेना था। बिल्कुल। Yes. लिसनिंग टू अदर्स, दूसरों की बातें सुनना। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े भाई और बहन हमारे लिए भगवान होते हैं। यदि वे खुश नहीं होते तो शायद उन्होंने वह नाराजगी शारीरिक व शाब्दिक रूप के से हमारे ऊपर निकाली। शायद उन्होंने ऐसी बातें कही होगी, यह तुम्हारी गलती है,
यू आर जस्ट अ बेबी, यू कांट डू दैट। जैसे बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं, जैसे सिबलिंग्स बोलते हैं एक दूसरे को, यू आर टू स्टूपिड टू प्ले विद अस। तुम बहुत छोटे हो हमारे साथ खेलने के लिए, तुम बहुत बेवकूफ हो, हमारे साथ खेल नहीं सकते हो तुम। टीचर्स एट स्कूल ऑफन इन्फ्लुएंस अस ग्रेटली। तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो हमें बहुत प्रभावित करते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि टीचर्स एट एनी लेवल, कोई भी हो, वो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। तो टीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। 5वीं कक्षा में एक शिक्षक ने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं नृत्य के लिए अधिक लंबी हूँ। मैंने उस पर विश्वास किया और नृत्य करने की अपनी इच्छाओं को दबा दिया, जब तक मैं नृत्य में अपना करियर बनाने की अपनी आयु पार नहीं कर पाई। क्या आप समझते हैं कि परीक्षाओं और ग्रेड लेवल यह देखने के लिए थे कि आपको यह निश्चित समय पर कितना ज्ञान था, या आप ऐसे बालक थे जो अपनी परीक्षाओं और ग्रेडों की मदद से अपना सामर्थ्य आंकते थे? Did you understand that test and grades, they were only to see how much knowledge you had at given time? और हमारे जैसे अर्ली फ्रेंड्स होते हैं, वो जो भी हमारी अपनी मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ, वो हमारे साथ अपने शेयर करते हैं। हमारे शुरुआती मित्र जीवन के बारे में अपनी गलत जानकारी हमारे साथ बांटते हैं। स्कूल के दूसरे बच्चे हमें परेशान कर सकते हैं और हमेशा याद रहने वाली चोटें दे सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरा अंतिम नाम लूने था, और बच्चे मुझे लुनेटिक मतलब होता है पागल, उसको बुलाकर कर कहते थे। तो स्कूल के बच्चे भी उनको ऐसे बुलाते थे, जो उनके फ्रेंड थे, स्कूल फ्रेंड्स। पड़ोसियों का भी हम पर प्रभाव होता है, ना केवल अपनी टिप्पणियों की वजह से, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमें यह कहा जाता है पड़ोसी क्या सोचेंगे। तो एक आई थिंक ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि लोग क्या सोचेंगे। तो मेरा तो बस एक ही फंडा है कि लोगों का काम है कहना, और जो लोगों को सोचना है वो सोचने दो, जो तुम्हें करना है वो उसको बस आगे बढ़ते रहो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग, तो बिल्कुल। यस, हम अभी थोड़ा सा कम हो गया, ये जो नई जनरेशन आई है ना, ये हम्म। लोग नहीं अवेयर। लेकिन हम्म, हमारा टाइम था जो आपसे पहले, श्वेता, प्रवीण जी, हम लोगों ने तो देखा है। हमारे तो मतलब हर घर के अंदर भी, अगर चार दीवारी के अंदर भी कुछ कर रहे हैं ना, और उसकी भी लगता था कि आवाज या उसकी भनक अगर लग गई, तो बड़े सोचते थे या फिर क्या कहेंगे लोग पड़ोसी सुननगे तो की हो जाएगा, कितने तक गल जाओगी। यही होता था ना कि अभी अगर भी। एक के कान में गई तो वो हम्म। सारी जगह फैल जानी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी मम्मी को अभी भी यही बोलती हूँ कि आप ये बोलते क्यों हो कि क्या कहेंगे लोग, मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता है। तो वो आई थिंक वो जनरेशन वाइज वो चेंज हो रहा है, और वो बहुत पॉजिटिव चेंज है। यस यस यस। उन दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके बचपन में आपको प्रभावित किया था। तो बेसिकली यही है कि आप ये मत सोचो कि किसने आपको नेगेटिव बोला था, आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने आपको प्रभावित किया था, इन्फ्लुएंस किया था, उनके बारे में सोचिए। थिंक बैक टू योर अथॉरिटी फिगर्स हु वर इन्फ्लुएंशियल इन योर चाइल्डहुड। And of course, there are the strong and the very persuasive statements made by advertisements in periodicals and on television. तो जो हमारे टीवी पे भी आता है बहुत सब कुछ, जो विज्ञापन है, इन सब से भी हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। All too many products are sold by making us feel you are unworthy or wrong if you don't use them. तो जैसे वो होता है ना, फेयर एंड लवली, अगर आप यूज नहीं करोगे तो आप गोरे नहीं बनोगे। तो वही है, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको वो अनवर्दी बताते ये हैं, और अगर इसीलिए वो एक्स नहीं सबको लगाया, हाँ एक्स लगाओगे तभी लड़की पास में आएगी। बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वही है, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे सारे बिलीव्स हैं जिनसे हमें अपने आप को बाहर निकालना है। यस, बच्चे आके बोलेंगे मुझे ये वाला एनर्जी ड्रिंक अगर मिलेगा, उनको ये नहीं, हाँ, मम्मी आपको क्या पता, वो टीवी में वो अंकल, वो एक्टर बता रहे थे कि ये वाला एनर्जी ड्रिंक पीने से ये बिल्कुल। चीज होती है ना। हम्म। बहुत इम्पैक्ट है। यस, सोशल मीडिया का बात वही आ जाते हैं कि सेंसेस से हम क्या परसीव करते हैं। हियर आईज एंड योर ईयर्स प्लेइंग सो बिग रोल। हम्म। वही चीज है कि यस यस। हम्म।
एक मिनट, हेलो आप कैसे हेलो बोल रहे हैं? हेलो डियर छोटा हेलो। बेबी। हेलो। नाम बता दो भाई, मैं चाह अपना नाम बताओ तो हम आपको आपके नाम से बुलाया करेंगे। जोर से नाम बोलो। बताइए। नंदिनी। 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 वाओ। वाओ। नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो आजकल मैं वही सुनती हूँ, आएगी री नंदिनी। बिल्कुल। वेरी गुड, थैंक यू डियर। तो अब हम यहाँ पर हम सब यहाँ पर अपनी शुरुआती संकीर्णताओं से आगे बढ़ने के लिए हैं, चाहे वह जो भी रहे हों। हम यहाँ पर अपनी भव्यता और दिव्यता को पहचानने के लिए हैं। सो वी आर हियर टू रिकॉग्नाइज आवर मैग्निफिसेंस एंड डिविनिटी, नो मैटर व्हाट दे टोल्ड अस। उन्होंने चाहे जो भी हमें हमसे कहा हो, बट हम यहाँ पे उस चीज के लिए नहीं है, हम यहाँ पे अपनी डिविनिटी के लिए हैं और अपनी मैग्निफिसेंस के लिए हैं। आपको अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है और मुझे अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है। सो एवरीवन हैज टू वर्क ऑन देयर नेगेटिव बिलीव्स। सो इफ वी ओवरकम दैट, देन लाइफ इज रियली सिंपल। वही है, ये पल पल काम करने वाला काम है जिसके लिए ये really हर good. समय जब हम जैसे कल रेनू बता रहे थे शाम को, है ना, ये हमारी जर्नी ऐसी हो जाती है कि फिर हर पल सजग रहना पड़ता है ना। बिल्कुल मैम। यस। अभी आगे का भी पढ़ दो। ये इस इन जीवन इनको की हाँ, हाँ जी। इस जीवन की अनंतता में। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सीखना और बदलना चाहता हूँ। मैं अतीत को आवश्यक मानता हूँ, क्योंकि वह मुझे आज में लाया है। मैं अभी से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं अपने मन मस्तिष्क के कमरों को साफ कर सकूं। मैं जानता हूँ कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से शुरुआत करता हूँ। इसलिए अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरों से शुरू करता हूँ, और इस तरह से मुझे तुरंत परिणाम मिलेंगे। मैं इस साहसिक काम के मध्य खड़ा होकर रोमांचित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस अनुभव से फिर कभी नहीं गुजरूंगा। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। बहुत बढ़िया। एक चैप्टर ऐसा है कि बस सीखते रहो। सच में बहुत बढ़िया लुईस है। ऐसे लगता है लुईस ये सामने ही है, हमारे साथ ही है, हमें समझा रही है। जो भी सामने बोल रहा होता है, कभी पायल कभी श्वेता, सब ऐसे ही लग रहा है कि लुईस ही बोल रही है उनके अंदर से, सच में। फ्रेंड्स, सबको क्या क्या समझ आया, थोड़ा अपना अपना बोलो। और ये जो एक्सरसाइज है ना मैम, ये हम बोलते सबको अपना सेल्फ के लिए है, कि सेल्फ के लिए अपनी क्या निकालना है, मेंटल क्लीनिंग क्या क्या करनी है। तो सबकी अपनी अपनी है जर्नी, कोई डिस्कस करना चाहेगा तो कल कर लेंगे इसको, अपना अपना लिखेंगे सब लोग। कुछ उनको कुछ यस, डाउट आ रहा है, कुछ उसमें जैसे ये बताया गया था कि एक्सरसाइज की जो नाकर, हाँ, एक्सरसाइज। तो जो हाँ जी। नेगेटिव वर्ड्स, ये चीज बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपने क्या लिखना है, तो वो आप पूछ भी सकते हो। हाँ बिल्कुल। हम एग्जाम्पल देके आपको समझा देंगे। जो जो जन भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम लोग 10-11 जने हैं, जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड। अपना स्लिप पे लिख के देखना है, जरूरी नहीं आपने बताना है। जैसे साथ के साथ लिखते गए, तो के पेपर पे लेके क्या लोगों ने आपके बारे में, रिश्तेदारों ने, जैसे सपोज मैं अपनी बात बोलूं, तो रिश्तेदार क्या बोलते थे, जैसे मैंने बताया था, जब तक पिता थे मुझे उन्होंने बेटे की तरह परवरिश दी, हर उसमें स्ट्रांग रखा। सिर्फ एक ड्राइविंग के लिए डरते थे कि नहीं ड्राइव करने देना, कि चोट लग जाएगी। लेकिन रिश्तेदार क्या बोलते थे हमेशा, कि इसको लड़कों की तरह बना के रखा हुआ है, इसको हद से ज्यादा आजादी दे रखी है, इसलिए हर चीज में अपना ओपिनियन देने की इसको अथॉरिटी लड़की को क्यों दे रखी है। तो रिश्तेदार ये बोलते थे। ठीक है, शिक्षक क्या बोलते थे,
कि सब जगह तेनू सच बोलने दी की लोड़ है। मेरे टीचर ऐसे होते थे, क्योंकि मॉनिटर बनाया जाता था जब वो होती थी ऐसे, जो टीचर जो कर रहा है एनुअल रिपोर्ट में, हेडमास्टर या प्रिंसिपल उनको पता था कि डॉक्टर की बेटी है, इसी से पूछना है, क्योंकि सब क्लासों का ये सच बता देगी। मैं ऐसा सच बता देती थी, तब तक हमें पता नहीं था कि मैनिपुलेट या झूठ बोलना क्या चीज होती है। तो टीचर बोलते थे कि तुझे सच बोलने की क्या जरूरत थी, क्लास में जो हो रहा है वो टीचर को, हेड टीचर को, प्रिंसिपल को बताने की क्या जरूरत थी। तो ये टीचरों का मेरे प्रति हमेशा रोष होता था कि ये हमारी चुगली खाती चुगली करती है। बट मुझे नहीं पता, हमें ये होता था कि जो स्टेप वाइज समझाया गया है कि हायरार्की फॉलो करनी है, कि टीचर हमारे से ऊपर है, टीचर से ऊपर प्रिंसिपल है। तो जो प्रिंसिपल अगर आपको बुला के कुछ पूछ रहे हैं तो आपको बताना है कि क्लास में क्या हुआ था, तो वो सब बताना है। और मित्र क्या बोलते थे, क्योंकि मैं शुरू से वही था कि मॉनिटर थी रहती थी, तो वो बोलते थे कि हर चीज में कि तेन पढ़ते तो कदे देखा नहीं, फिर भी तू फर्स्ट क्यों में आ जानी है। वही बोलते थे कि कभी भी तुझे जब देखो तू डांस कर रही है, कभी पेंटिंग कर रही है, कभी नाच कूद रही है, कभी घूम रही है, और तू फर्स्ट कैसे आ जाती है। तो उनमें वो एंड तक 10th तक जेलसी को क्वेश्चन मैं जो फील करती थी, वो चीज होती थी। और जो महत्वपूर्ण लोग, के जो हमारे आसपास महत्वपूर्ण लोग थे, बड़े होते थे, वो भी यही बोलते थे कि लड़की है, लड़की को लड़की की लिमिट्स में रखो, इसको क्यों लड़के की तरह बनाया जाता। और फिर धार्मिक स्थल में के हंसो मत, जैसे कल रेनू बता रही थी, मैं चहचहाहट वाली हर जगह, वो मुझे सब लोग बोलते थे कि इसकी 3 टांगे हैं, मुझे तिलंगी बोला जाता था। छोटे होते मेरा नाम रखा हुआ था मेरे पापा ने तिलंगी, के इसकी 3 टांगे हैं, ये जब देखो नाचती रहती है, बाथरूम में भी नाचते रहना, टॉयलेट में भी नाचते रहना, वहां से भी निकलना नाचते हुए निकलना, हर समय नाचती थी, हर समय नाचती थी मैं। तो वो बोलते थे कि यही ऐसे करना नहीं है, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे नॉर्मल चलना कैसे होता है। तो वो अपने मस्ती में भाग जाना, दूसरी रोड के दूसरे छोर पे जाके देखना कि मेरे साथ वाले वो पीछे रह गए। तो सब लोग बोलते थे कि इसकी ये मतलब हाइपर है हर चीज में, कि नाचना हंसना, और इसको अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। तो मैंने साथ के साथ ये एक्सरसाइज जैसे हो रही थी, पहले पायल ने करवाई थी, मैंने इंग्लिश वाले में लिखा था, तो आप भी इसमें बुक में सही साइड पे पेज पे लिखो, क्योंकि ये चीजें चेंज तो होने वाली नहीं है, यही देख रहे हैं ना कि पास्ट में क्या क्या था, किसने क्या बोला। तो इसको जरूर रिफिल करना। ये मैंने अपनी एग्जांपल तब बताई कि इसमें किस किसने क्या फिल किया, और करने का फायदा भी यही है कि करना चाहिए हमें। बिल्कुल, कि पास्ट की जो चीजें है ना मैम, वही फ्यूचर भी उसी से सिलेक्ट कर रहे हैं ना हम अपना, तो उसको हाँ, छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। फ्यूचर चाहते हैं हम तो यस, पिछला छोड़ के ही आगे पर कई जाना बार पड़ेगा। होता है ना प्रवीण जी, वही चीजें हैं कि वो चीजें जो मन में अटकी हुई थी, आगे आके वो डर था जो बना हुआ, आगे आके भी वही कि काम आप सब कर रहे हो, फिर बोला जाता है सारा काम A to Z, मतलब जिसको क्या बोलो कि जिनको सो कॉल्ड जेंट्स वाले काम बोले जाते हैं, वो भी मैंने ही करने, लेकिन एंड में बोला जाता है चुप करके नहीं बैठे जाता, चुप करके हाँ नहीं बैठे जाता, तेनू की पता है, वही मारी जाती है। मतलब वही कि यू हैव टू बी शट अप, अगर आप सही भी हो आपको चुप करवाया जाता है। तो वही ना, जो फियर पहले के थे कि मैं अगर कुछ करूंगी तो मुझे जज करा किया जाएगा, मुझे रोका हम्म, टोका जाएगा, वही बार बार आता जा रहा है। उन चीजों को ही हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं स्टिल नाउ, कि अगर वो जज भी कर रहे हैं तो पता नहीं उनके क्या डर थे, क्या फियर थे, जो बार बार हम पे लिमिट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दूसरे प्रोस्पेक्टिव से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस बंदे का, उस इंसान का क्या था, क्यों बिल्कुल। वो तो ऐसी थिंकिंग सोचता था। अक्सर फैमिली में वही बात आ जाती है ना, कि फैमिली में अक्सर एक कोई कर्ज करा जाता है बार बार, अगर एक फीमेल है तो उसको करा जा रहा है, तो वो तो कभी भी नहीं उभर पाएगी। यस, मतलब उसको मेंटली अब ग्लोई से में अगर आ गए हैं, वो कोई ऐसा बैठा है, तो मतलब वो ये सोचे कि ठीक है भाई, अगर वो कह रहे हैं तो खुद तो ना मानो, कम से कम खुद को तो पता बस है वही कि आ मैं क्या जाती है, हूँ। वही रियलिटी बात तो आ खुद जाती को है। पता है ना, जब कि तक वो हमें दूसरों पता को कहने नहीं से था। नहीं, दूसरों ने यस, स्टेप कर दिया तो पक्का नहीं हो गया वो, खुद को नहीं मानो वैसा,
खुद को आगे बढ़ने की कोशिश करी जाए वही कि नई यही स्टैम्प किसी की चीजें स्टैम्प तोड़नी नहीं जरूरी बांधनी होती है। है। यस, यही चीजें तोड़नी जरूरी होती है। बट दूसरे एक जो बोल टाइम रहे हैं ऐसा बोलने था, यस, हाँ, एक टाइम ऐसा था कि लगता था कि यस मेरा फेट ही यही है कि बस मुझे साइलेंट होके रहना है। आई मेंट टू बी साइलेंट और चुपचाप काम करते जाओ। काम करके भी अगर खाना बना दिया, आपको ये बोलने का भी अधिकार नहीं है कि भाई टाइम से खा लो, मुझे उठ के किचन समेटनी है या मुझे बर्तन निपटा के अपने लिए भी कुछ करना है। तो इतना हद तक वो हो गया था, और मैंने एक्सेप्ट कर ली थी अपनी डेस्टिनी कि हाँ ऐसे वो ही तो रहेगा। वो तो जब कोविड आया, मैं सबको बोलती हूँ कि कोविड मेरे लिए आया। अगर ऑनलाइन ना, किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ सीखना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, क्या करना है करके, बहुत है, तुमने तो बर्तन ही मांजने हैं। तो बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी कि एक क्वालिफाइड बंदा इतना वर्क करते हुए, तो और उसको लगता था कि मेरी डेस्क, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं कि जो सपोर्ट करके वो करे कि यस इसको निकलने दो काम के लिए या इसको काम करना अलाउ करो। वो एक बस मुझे रियली बन के बैठ गया था मन में, और उसको मैं एक मास्किंग करने लगी थी। जब सब बोलते थे क्या करती है, क्लिनिक कर रही है या नहीं, पेंटिंग नहीं, आई लव टू एंजॉय माई हाउस वाइफ स्टेटस। तो वो एक्सेप्ट इस लेवल तक कर लिया उस चीज को। और कई बार ये भी वही नहीं बात होता है हम। कि करना करने नहीं देना चाह रहे हैं। एक डर होता है किसी फीमेल को घर से बाहर अकेले जा रही है, नहीं हमको दिक्कत आई। मैं अपने ही बताती हूँ, शादी के बाद नया नया सीखने का जुनून तो चढ़ा ही लगता था कि कंप्यूटर सीखना भाई। तो हम अम्बाला सिटी में कहीं न कुछ नहीं था, कैंट में कैसे जाएगी, क्या करेगी, छोटे बच्चे हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है भाई, बिठा दिया। वो ये नहीं था कि करने नहीं देना चाह रहा मुझे कोई भी। तुझे प्रॉब्लम होगी, कैसे करेगी, कैसे मैनेज करेगी, हमारे पास तो टाइम नहीं है, छोड़ के आए लेके आए। जैसे ही घर के पास खुला कंप्यूटर सेंटर, फौरन जाके ज्वाइन कर लिया कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही जाऊंगी, खुद ही यस। आऊंगी। तो साथ ही साथ करते करते 2-3 महीने में पीजीडीसीए का फॉर्म भी भर दिया, एक डिग्री भी ले ली। मतलब जब मौका मिला, मतलब ये नहीं कि हाँ वो करने नहीं दे रहे, करने नहीं, जहाँ मौका मिला वहां करा। कर और लिया, मुझे तो हाँ। थैंक्स करती है कोविड को कि कब ये वही करना, कब करना, कहाँ जाए, कहाँ सीखे, कौन सिखाने वाला है। जहां जहां से मौका मिला, कोविड से तो ये हो गया कि ठीक है भाई, आई एक्सप्लोर थिंक करने में यस, मुझे मजा आया। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़िया कोविड के बाद। जिनको बिल जिनको आप देखो कि जो, मतलब मैं कई बार ऑनलाइन देख के हैरान होती हूँ मास्टर्स को, कि जो घर में जिनको यही बोला जाता था इसको आता ही कुछ नहीं है, वो जूम चला रही हैं, क्लासेस ले रही हैं। हाँ रियली एट दैट टाइम ना मन करता है कि खूब तालियां मारो कि यस, मतलब वो चीज जो बांध के रखी हुई थी ना, तो वो प्रकृति ने मिल के उस चीज को तोड़ के वो जैसे बोलते हैं ना कि उसको रिमूव किया ये हर्डल्स हाँ, को। पहली बार अमिता ने यस। ही बताया था फोन पे, मैं बात कर रही मैं कि क्या करें पूरा दिन, जितनी किताबें घर में सब पढ़ डाल ली मैंने, तो अब भी टाइम पड़ा, अभी तो पता नहीं कब खुलेगा ये लॉकडाउन। बोले आजकल तो ऑनलाइन इतना कुछ चल रहा है, मेडिटेशन है। मैं क्या फौरन भेज मेरे पास लिंक, कुछ भी मुझे बता, जो भी फीस वेरी होगी मैं करूंगी, करना है कुछ यार, क्या करें, किताबें तो सारी पढ़ के छोड़ दिया, अब दोबारा मैं तो दोबारा क्या सबको करें। बोलती हूँ सच। आप तो कह रहे हो ना फीस, मुझे तो पता था, मैंने बताया बेटे की फीस के लिए भी, और चांस ही नहीं कि मैं अगर स्टडी करना चाहूंगी, तो मैंने तो सब देख के कि कौन से फ्री कोर्सेज होते हैं, तो वो हाँ। करके, अगर मैं इवन अगर सपोज मैं अर्न भी करती तो मुझे वो मनी भी टिल नाउ वो खर्चा करना अभी अलाउड नहीं। तो बोलता है कि चलो जी, हमारे पास जितना है इतना, मतलब कहाँ पे पड़ोस में भी किसी को पता नहीं होता था कि डॉक्टर हूं मैं। ये हम्म। अपने किसी अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को नहीं बताते थे कि मेरी वाइफ डॉक्टर। हम्म। और अब सबको पता है, सबको पता है। कई बार पेशेंट बोल देते हैं कि हमने 17 से मेडिसिन उठानी है, और साथ वाले तूने दवाई का काम नहीं, नहीं कर वाली दवाई दी है ना, इस करके दवाई लेके जा रहे हैं पेशेंट। तो वही है ना टाइम, जब हम पूरी तरह सरेंडर, जब मैं ये भी होता है, मेरे फियर्स जब तक रिमूव हुए पूरी तरह से, और तब कोविड आया और हमें वो चीजें सब मिल गई जो हमें चाहिए थी। वही बात है ना कि थैंक चाहते थे ना, तो यूनिवर्स ने हेल्प की यस, कि ये ऑनलाइन आ रहा और भाई अब। सोर्स मिले। वही यस, है फ्रेंड, सब लोग कुछ भी चाहते हैं तो डाल लो जरा अर्जी यूनिवर्स के पास, तथास्तु होगा, जरूर होगा। वेरी गुड। और थैंक यू श्वेता। सभी बोलते रहते हैं
हाँ रुचिरा कल जी। का 4th चैप्टर है। यस, रुचिरा जी ने ही लेना है हाँ 4th जी चैप्टर। मैम, मेरे दिमाग में ना, हाँ जी हाँ जी, वो तो खैर मैं कर लूंगी, जरूर लूंगी। मैम एक ना क्वेश्चन मेरे दिमाग में वैसे ही आपकी कन्वर्सेशन सुनते सुनते आया कल। बाई चांस जैसे रेनू जी की बड़ा बड़ा अच्छा लगा उनका सारा का सारा वृत्तांत, और जिस तरह से वो कह रही थी वो सुन के, उनकी और मेरी स्टोरी काफी सेम है। जैसे उनके फादर पंजाबी, मदर कश्मीरी, और मेरी भी मदर बंगाली, फादर पंजाबी, हस्बैंड हिमाचली। आगे की स्टोरी भी लगभग सेम है, बट उनकी थोड़ी सी आगे से हमारी डिफरेंट हो गई थी। तो मेरे दिमाग में ये कि मेरे को ना एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि शुरू से हमारे दिमाग में उस जनरेशन में, क्योंकि मैं 55 की, उस जनरेशन में यही बिठाया जाता था कि आप आगे से नहीं बोलोगे, आगे से नहीं यस, बोलोगे, है ना। यू शुड बी। तो आप नहीं बोल सकते, बड़ों के आगे आप कुछ नहीं बोल सकते। तो वो जो एक्सप्रेशन था वो अंदर ही अंदर रह गया, अंदर ही अंदर रह गया। तो क्या जो मेरे को अभी थायराइड है, ये आई थिंक इसी का तो नहीं है कहीं। हाँ, थायराइड वो मेरे को आएगा 19 आगे, साल से हो गया। आएगा आगे। थायराइड आ जाता है थ्रोट चक्र आपका। थायराइड हाँ मतलब जी कई हाँ बार जी। ऐसा होता है कि जहां हमें जरूरत नहीं है हम हद से ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं, वो भी इम्पैक्ट देता है। जहां हमें बोलने की जरूरत है, बैलेंस, कि हमें बोलना एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता, तो वहां पे हम्म, तभी बोलते हैं कि सिंगिंग, जब हम इसके स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस देते हैं कि आप सिंग करो, हम्म, पॉजिटिव, जैसे हाँ क्लासेस लो, फॉर्मेशंस, सर्विस करो बोल के। अच्छा, तो वो थायराइड को फिर गुड इम्पैक्ट देता है। यस। हाँ, वो भी सिंगिंग भी बंद कर दी थी फिर मैंने, तो हाँ, उसका भी नहीं रिजल्ट हुआ होगा, आएगा, राइट। अब समझ आ आएगा। रही है यस। चीजें, चीजें समझ आ रही है ना। यस। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, विद दिस हम मेडिटेशन 5 मिनट की करते हैं। आप कौन करवाएगा मेडिटेशन 5 मिनट? प्रवीण जी आप करवा दो आनापानासति। 5-10 मिनट करवा देते हैं, है ना, 5:15 तक, 5:15, 5:20 तक, 10 मिनट में म्यूजिक शेयर करती हूँ, ठीक है। थैंक यू श्वेता, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट। और थैंक यू क्योंकि थैंक यू जिसको फॉर हिंदी बोलने एक्सप्लेनिंग से दैट। हिंदी में पहली बार इसने इतना बोल के हमें समझाया, तो थैंक यू। बहुत अच्छा लगा श्वेता, बहुत और बढ़िया। पायल का भी थैंक यू कि जिसने हमें इतना प्यारा जम हमारे साथ जोड़ा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, everyone. या उस आनापानसति ध्यान के लिए सबसे पहले अपने चश्मे उतार दीजिए, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डालकर प्यार से अपनी गोद में रख लीजिए। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए। पीठ का सहारा कोई लेना चाहता है तो मेडिटेशन में ले सकते हैं। बस स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी जो है उसको बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स मोड में छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। के बाद अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। बाहर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहे दोस्तों। अपनी सांसों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। जैसी भी सांस आ रही है नेचुरल तरीके से सिर्फ उसको देखना। इतना आसान काम है दोस्तों, इतनी उम्र निकाल दी हमने, कभी सोचा ही नहीं। तो हमारा सच्चा साथी है, जन्म से लेके लास्ट तक के बारे में हम कभी अवेयर ही नहीं हुए, सजग ही नहीं हुए। एक बस सांस को प्यार से निहारते रहे।
कहाँ से सांस आ रही, कहाँ जा रही, यही सीखना है दोस्त। जितना भी मौका मिले ये यूनिवर्सल एनर्जी ले लेनी चाहिए। हम 10 मिनट के लिए खाली बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, रात, सोते जागते, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, कोई टेंशन नहीं। जितनी एनर्जी हम अंदर अपने अंदर गैदर करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। आजकल तो नवरात्रि के दिन है जो कि बहुत ही पावरफुल है। हम अपना मंडला मेडिटेशन तो करते ही हैं रात को, पर आप नवरात्रि के दिनों में जितना ज्यादा ले सकते हैं लीजिए दोस्त। आंखें बंद करके तीनों लॉक लगा के सिर्फ अपनी सांस को देखना है। हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं दोस्तों। एक ही काम सीखना है, अपनी सांसों की तरफ सजग होना है, सावधानी से देखना है। इसी का अभ्यास करते 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 हमारे हमारे जीवन के हर क्वेश्चन का आंसर मिलना शुरू हो जाए। हम जब भी मेडिटेशन में बैठे, ध्यान में बैठे, अगर आपको कोई आंसर चाहिए उसको इंटेंशन डाल के बैठो, यूनिवर्स मुझे इसका आंसर चाहिए। तो ये नहीं है कि आज ही मिल जाएगा, इसको डेली डेली इंटेंशन डाल लो। कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। आखिरी 2 मिनट दोस्तों, अकेले बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। जितना ज्यादा ध्यान करोगे उसका मैजिक देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की तैयारी करते हैं दोस्तों। कोई भी आंखें ना खोले, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए थोड़ा आपस में रगड़ कर अपनी आंखों पे रख ले।
5 4 3 2 1 0। हथेलियों के अंदर ही आंखों को धीरे धीरे खोल ले और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी हथेलियों को हटा ले और अपनी आंखों को खोल ले और अपने शरीर को धन्यवाद दें, अपने सभी मास्टर्स को, यूनिवर्स को, जिन्होंने हमें हेल्प की हमारी मेडिटेशन में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट फॉर्म का, थैंक यू। इसी तरह जिन्होंने ज़्यादा देर तक ध्यान करना है तो वो ध्यान में बने रहें। रात को फिर मिलेंगे मंडला मेडिटेशन। थैंक यू ऑल।